आज मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने ना ही सिर्फ एविएशन सिक्योरिटी बल्कि पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल निशान खड़े कर दिए थे। तो बात है 24 दिसंबर 1999 की। नेपाल स्थित काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट IC-814 रवाना होने वाली थी। शाम 4 बजे फ्लाइट ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। वैसे तो फ्लाइट थ्रू काठमांडू से दिल्ली जाने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन उस दिन पैसेंजर्स के लिए यह सफर 4 से 5 दिन का होने वाला था। उन्हें इस चीज की भनक भी नहीं थी कि आगे आने वाले 4 से 5 दिन उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक और खौफनाक दिन होने वाले हैं। फ्लाइट में कुल 179 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे। फ्लाइट के पायलट देवी शरण और को पायलट सिंह काफी अनुभवी थे। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद 4 नकाबपोश बंदूकधारी आतंकवादियों ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। हाईजैकर्स फ्लाइट को लाहौर ले जाना चाहते थे, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन फ्लाइट में पर्याप्त ईंधन नहीं था। इसीलिए कैप्टन ने काफी देर हाईजैकर्स को इस बारे में समझाया। फाइनली हाईजैकर्स फ्लाइट को अमृतसर के राजशाही इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरवाने के लिए राजी हो गए। हाईजैकर्स यही चाहते थे कि फ्लाइट को जल्द से जल्द रिफ्यूल करके लाहौर ले जाया जाए। वैसे अगर देखा जाए तो कैप्टन देवी शरण ने काफी समझदारी से काम लिया था, क्योंकि लाहौर जहां हाईजैकर्स जाना चाहते थे वह अमृतसर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जितना डिस्टेंस शायद फ्लाइट इजीली कवर कर भी जाती। लेकिन कैप्टन देवी शरण ने यह सोचा कि अगर फ्लाइट को इंडियन एम्बेसी में लैंड करा जाए तो इंडियन डिफेंस सिस्टम को फ्लाइट को सेफली इवैक्यूएट करने में काफी मदद हो सकती है। और बिल्कुल भी समय न गवाते हुए कैप्टन ने इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर खींच दिया, जिसके मदद से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ्लाइट के हाईजैक होने की खबर मिल गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट को इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ने अमृतसर पुलिस को उनके अनट्रेंड होने का हवाला देकर किसी प्रकार के मिलिट्री ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने की परमिशन नहीं दी और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को फ्लाइट को फ्यूल देने में देरी करने के लिए कहा। एक्चुअली उनकी टैक्टिक्स यह थी कि वह दिल्ली से NSGs को इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमृतसर भेजना चाहते थे, लेकिन यही शायद भारत की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हाईजैकर्स के सब्र का बांध टूटने लगा। उन्होंने पैसेंजर्स को मारना शुरू कर दिया था। मजबूरन कैप्टन को बिना फ्यूल लिए ही फ्लाइट को अमृतसर से लाहौर के लिए टेक ऑफ करानी पड़ी। भारत ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवा दी थी। यही शायद इस हादसे का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फ्लाइट लाहौर के लिए उड़ान भर चुकी थी। कुछ ही देर बाद फ्लाइट ने भारतीय सीमा को क्रॉस कर लिया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि फ्लाइट उनके देश में लैंड करे। इसीलिए उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटीज को रनवे के सारे हेडलाइट्स और नेविगेशन गेट्स स्विच ऑफ करने के लिए कहा। फ्लाइट में ईंधन बिल्कुल ही नहीं बचा था। जल्दी अगर फ्लाइट की रिफ्यूलिंग नहीं कराई जाती तो फ्लाइट शायद क्रैश लैंड कर जाती। जैसे ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस चीज की इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटीज को रनवे के सारे हेडलाइट्स और नेविगेशन गेट्स स्विच ऑन करने के लिए कहा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। वह किसी प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम नहीं देना चाहते थे। उनका मकसद यही था कि जल्द से जल्द फ्लाइट की रिफिलिंग करा के फ्लाइट को भगाया जाए। फ्लाइट लाहौर में सेफली लैंड कर चुकी थी। लैंडिंग के करीब 3 घंटे बाद फ्लाइट ने फिर से उड़ान भर ली। इधर भारत में सरकार की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि होने वाला घटनाक्रम देश और दुनिया भर में लाइव दिखाया जा रहा था। सारी दुनिया का फोकस भारत के होने वाले अगले कदम पर था। वो सब स्काई में और पायलट के सिवा कोई कम्युनिकेशन नहीं। एक ही कम्युनिकेशन है जो पायलट के थ्रू हो रहा है। AK-47 है या पिस्टल है या क्या है, ये कोई बात पक्की तौर पर नहीं कही जा सकती। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के परिजनों का जमावड़ा लग गया। सभी के सभी पैसेंजर्स को सेफली रिहा कराने की मांग सरकार से करने लगे। फ्लाइट IC-814 लाहौर से उड़ान भर चुकी थी। हाईजैकर्स ने फ्लाइट को UAE ले जाने के निर्देश दिए। UAE में UAE ऑफिशियल्स ने हाईजैकर्स को फ्यूल के बदले महिला और बच्चों को छोड़ने के लिए कहा, जिसके लिए हाईजैकर्स राजी हो गए। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अगर पैसेंजर्स को मारने की बारी आई तो हाईजैकर्स बिल्कुल भी आगे पीछे विचार नहीं करेंगे। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने UAE गवर्नमेंट से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए परमिशन मांगी, जो कि UAE गवर्नमेंट ने दे भी दी। भारत ने कमांडोज को इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए UAE भेजने का डिसीजन लिया, लेकिन फिर एक बार भारतीय कमांडोज UAE पहुंचने में देरी कर गए, जिसका फायदा उठाकर एक बार फिर हाईजैकर्स ने फ्लाइट को UAE से उड़ान भरवा ली, जैसा उन्होंने अमृतसर से किया था। भारत ने एक बार फिर इस हाईजैक के मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करने की अपॉर्चुनिटी गवा दी थी।
पैसेंजर्स को इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि फ्लाइट की अगली डेस्टिनेशन कंधार है, जो कि अफगानिस्तान में लोकेटेड है। अफगानिस्तान में उस वक्त तालिबानी राज था, इसीलिए हाईजैकर्स के लिए अपने नापाक मंसूबे पूरे करने की इससे बेहतर जगह और इससे बेहतर टेरिटरी हो नहीं सकती थी। फ्लाइट अब कंधार में लैंड कर चुकी थी। हाईजैकर्स ने तालिबानी आतंकवादियों की मदद से इंडियन एम्बेसी से संपर्क साधा। उन्होंने $200 मिलियन और 35 आतंकवादी जो कि भारत की अलग अलग जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, उन्हें रिहा करने की मांग रखी। वैसे तो पैसेंजर्स काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट IC-814 में बैठे थे, लेकिन वे अब अमृतसर होते हुए, लाहौर होते हुए, UAE होते हुए कंधार आ पहुंचे थे। अभी तक उन्हें किसी प्रकार की राहत की खबर नहीं मिली थी। फाइनली हाईजैक के 4 दिन बाद मतलब 27 दिसंबर 1999 को भारत ने एक इंटेलिजेंस टीम का गठन किया, जिसे अजीत डोभाल लीड कर रहे थे और जिसे कंधार भेजा जाने वाला था। अजीत डोभाल उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। उन्होंने हाईजैकर्स और तालिबानियों से कुछ समय की मांग रखी। इसी बीच वे रशिया, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से वार्तालाप करने लगे। अब तालिबानियों की हड़बड़ाहट बढ़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि अजीत डोभाल इन देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पहले से ही तालिबान के इन देशों के साथ रिलेशंस ठीक नहीं थे। आखिरकार अजीत डोभाल अपनी टैक्टिक्स में कामयाब रहे। हाईजैकर्स को अपनी $200 मिलियन की मांग से पीछे हटना पड़ा और 35 आतंकवादियों के बदले केवल 3 आतंकवादियों को रिहा करने का समझौता हुआ। उन 3 आतंकवादियों में मौलाना मसूद अजहर, ओमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर जैसे खूंखार आतंकवादी शामिल थे, जिन्हें भारत की अलग अलग जेलों से दिल्ली लाया गया और दिल्ली से उन्हें फिर कंधार भेजा गया। कंधार में हाईजैकर्स रिहा आतंकवादियों से मिलकर फ्लाइट IC-814 के बाहर उतर आए और बिना किसी डर की जीत का जश्न मनाते मनाते एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। फाइनली पैसेंजर्स को उनके सब्र का फल मिला। एक पैसेंजर को छोड़ के बाकी सारे पैसेंजर्स को कंधार से दिल्ली लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज इस हाईजैक को हुए लगभग 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस हाईजैक से रिलेटेड एक सवाल आज भी पूछा जाता है। वह सवाल यह है कि क्या यह समझौता जो भारत ने किया था, 3 आतंकवादियों को छोड़ने का समझौता, क्या यह भारत को करना चाहिए था? अगर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो शायद इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जिन 3 आतंकवादियों को भारत ने छोड़ा था, वह 3 आतंकवादी आगे जाकर देश और दुनिया भर के काफी आतंकवादी हमलों में शामिल हुए थे। मौलाना मसूद अजहर हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य था। रिहाई के कुछ दिनों बाद उसने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को बना लिया। जैश पर 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमले का आरोप है। इस हमले में 7 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ओमर शेख 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक से इसका नाम जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जो 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे, उनमें से एक विमान के पायलट का यह फाइनेंसर था। मुश्ताक अहमद जरगर POK में रहता है। कहा जाता है कि यह आतंकवादी आज भी कई आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। मौलाना मसूद अजहर, इस आतंकवादी का नाम हाल ही में हुए पुलवामा अटैक्स में भी जोड़ा गया था, जो कि 2019 में हुए थे। कहा यह भी गया था कि 2019 में जो भारत ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करी थी, उस एयर स्ट्राइक में आतंकवादी मारा गया। लेकिन इस चीज को कंफर्म करने के लिए कोई भी आज हमारे पास सबूत नहीं है। अंग्रेजी में एक बहुत ही फेमस कहावत है, दैट इज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जिसका मतलब यह होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसीलिए जब भी कभी भविष्य में एविएशन सिक्योरिटी में लैप्सेस आते रहेंगे, ऐसे हाईजैक्स को होने में देर नहीं लगेंगी। इसीलिए इट इज़ वेल सेड इन इंग्लिश दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।